चलिए, तो आज का ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज 3 टॉपिक्स हैं। टेक्निकली वैसे हम दो दो टॉपिक्स डेली करते हैं, लेकिन आज हम 3 टॉपिक्स देख रहे हैं। पहला गवर्नर, एक ऑर्डिनेंस और एक इलेक्टोरल फ्रीबीज। ठीक है, तो मोटे तौर पे गवर्नर वैसे जिस कारणों से न्यूज में रहा है वो आपको कंटेक्स्ट में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पता लग जाएगा, लेकिन एंटिसिपेट करेंगे अगर हम क्वेश्चंस को, तो गवर्नर से कुछ बेसिक्स कवर करना जरूरी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स है वहां की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर कहाँ से कहाँ तक मेंशन है ये सब आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल करके ज्यादा इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको एक बार रीड वैसे भी करना पड़ेगा, बट इसका ओवरव्यू मैं आपको फटाफट देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नर कहाँ से कहाँ तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 1532 162। ऑफ कोर्स ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। पॉइंट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट क्या है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्वालिफिकेशंस जरूर ध्यान दीजिए। क्वालिफिकेशंस में हमारे पास में 3 चीजें हैं। ही मस्ट बी द सिटीजन, एज 35, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ही मस्ट नॉट बी एमएलए और एमपी। 3-4 चीजें इसमें बस याद रखने की है। सिटीजन, 35, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एंड ही मस्ट नॉट बी एन एमपी एंड एमएलए। जहां तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ग्रांट नहीं कर रखी है गवर्नर को। He is appointed by, removed by, and transferred by President, and he enjoys the office during the pleasure of President only. याद रखना, pleasure of President सबसे important term है यहाँ पे। ठीक है, 5 साल का इन जनरल टेन्योर रहता है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे कन्वेंशन ये है कि सीएम से कंसल्ट कर लेते हैं स्टेट के कि कौन से गवर्नर को रखे नहीं रखे, और मोस्टली केसेस में जो गवर्नर होता है वो आउटसाइडर होता है। ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। हमारे जैसे जो गवर्नर है कालराज मिश्र साहब, वो यूपी से बिलोंग करते हैं। ये कन्वेंशन होता है। कन्वेंशनली जो भी गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो हमेशा आउटसाइड द स्टेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम कर रही थी तो वहां पे एक डिबेट थी कि क्या ये इलेक्टेड होना चाहिए क्या गवर्नर। तो जो सब कमेटी थी जिसके मेंबर्स थे बीजी केयर, के एन कटजू एंड पी सुब्बनारायण, इनका कहना था कि इलेक्टेड होना चाहिए, पर हमने क्या रखा, नॉमिनेटेड ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लैश होने के चांसेस ज्यादा थे। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द गवर्नर? तो मैंने आपको ये जो 3 टर्म्स बताई, एक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ट्रांसफर, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, और अगर गवर्नर रिजाइन करता है तो रिटर्न में रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? तो प्रेसिडेंट बेसिकली होल एंड सोल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नर की। ठीक है, लाइबिलिटीज की बात करें, क्रिमिनल लाइबिलिटीज या सिविल लाइबिलिटीज, तो पर्सनल एक्ट्स के लिए, ऑफिशियल एक्ट के लिए तो ऑफ कोर्स कोई भी लीगल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती गवर्नर की, लेकिन पर्सनल एक्ट्स में अगर सिविल लाइबिलिटी है या क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कभी स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक गवर्नर ऑफिस में है। सिविल प्रोसीडिंग्स 2 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है, तभी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है गवर्नर के केस में। इस सब चीजों में समरी में आपको डॉक्यूमेंट में ये दिया गया है। एंड चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। समन्स, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स द कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन करेगा? जो काम प्रेसिडेंट कर रहा है पार्लियामेंट के लिए वही काम कौन करता है? गवर्नर। अब आप बात करते हैं नीचे और आएंगे, हम देखेंगे पार्डनिंग पावर्स की। पार्डनिंग पावर्स को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन और एसपीएससी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। ये सब कुछ यही लिखा हुआ है। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने उसको टिप्स पे कीवर्ड्स के साथ में कवर कर रखा है तो।
स्टेट में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है मोस्टली अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करती है? गवर्नर को। ऑफ कोर्स ये दो कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटीज भी हम पढ़ चुके हैं। ये 2 महीने के सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो खैर हो ही नहीं सकती क्रिमिनल मैटर्स के अंदर में, और ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, लीगल लाइबिलिटी के लिए भी वो इम्यून रहते हैं। पार्डनिंग पावर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 42nd सबसे पहले ऊपर दे रखा है, हालांकि इसको नीचे भी एक जगह रिपीट किया हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं सेंटर में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है गवर्नर के केस में, एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं है। कन्वेंशनली गवर्नर वही करता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। पार्डनिंग पावर्स की अगर बात की जाते हैं तो पार्डनिंग पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो और चीज याद रखना, डिस्क्रिशन में डिस्क्रिशनरी पावर्स, जब नीचे हम देखेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के पास में ज्यादा है प्रेसिडेंट से, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बाइंडिंग वाला, बाइंडिंग जो सीओएम की एडवाइस जो बाइंडिंग होती है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, गवर्नर के लिए ऐसी कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजंस नहीं है। ये दो बड़े पिक्यूलियर पॉइंट्स आपके सामने यहां पे आते हैं। ठीक है, पार्डनिंग पावर्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा जो कि कोई भी ऐसा क्राइम किया गया है या ऐसा कोई भी एलिगेशंस है जो कि स्टेट लॉज को ब्रीच करता हुआ है, तो वहां पे गवर्नर के पास में क्या है? पार्डनिंग पावर्स है। लेकिन डेथ सेंटेंस को गवर्नर कभी भी पार्डन नहीं कर सकता है, ना ही कोई भी कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर किसी टाइप की रिलीफ ग्रांट कर सकता है। याद रहेगा, एक सबसे पहले कहां तक लिमिटेड है ये? स्टेट लॉज तक। फिर डेथ सेंटेंस को कंप्लीट पार्डनिंग सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकता है। एंड कोर्ट मार्शल के डिसीजंस को कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ना प्रेसिडेंट ना गवर्नर। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर तब भी होता है, तब भी गवर्नर के पास में ये पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी वो एक बार के लिए पार्डन कर सकता है। ठीक है, नीचे कुछ जजमेंट्स के नाम दिए गए हैं। एसआर बोमाई केस के जजमेंट में क्या बोला गया कि अगर आपके पास में कोई फ्लोर टेस्ट के लिए आता है तो आप उसको 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट का मौका दीजिए, और ये टाइम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? मैक्सिमम अप टू 15 डेज। गवर्नर का डिस्क्रिशन कहां काम नहीं करेगा? जब हंग असेंबली है। ये डिस्क्रिशन में नहीं आएगा गवर्नर के कि आपको किसको पार्टी बनाने का मौका देना है। जो अपनी मेजोरिटी या स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए आता है आपको उसको मौका देना है। 48 घंटे में आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। मैक्सिमम टाइम परमिसिबल कितना है? 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। आप किसी को अपने मनचाहे तरीके से मौका नहीं देंगे। रिसेंटली 2006 में एक और केस आया जिसका नाम था रामेश्वर प्रसाद केस 2006। यहाँ पे बोला गया, जो पोस्ट पोल अलायंस की बात की जाती है आजकल, ये बहुत कॉमन है। पोस्ट पोल अलायंस, अगर ऐसा कुछ अलायंस हो रहा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप शट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका है। प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, दोनों ही केस वैलिड माने जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग या करप्शन, अगर आपके पास इस तरह के कुछ क्लेम्स हैं कि ऐसे करके सरकार बनाई गई है लेकिन वो अनसब्सटैंशिएटेड है, मतलब बुनियादी तौर पे वीक है, तो आप ऐसे केस में इस रीजन को साइड करते हुए असेंबली को डिसॉल्व
नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स है, तो आप इस तरह से डिसॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस आता है आपके सामने, नाबम रेबिया जजमेंट 2016। क्या बोलता है कि कभी भी आप आर्बिट्री या फैंसिफुल तरीके से क्या नहीं करेंगे, एक्सरसाइज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो किस में दी गई है, 163 में। ठीक है, मतलब आप, एक तो आपका जजमेंट क्या होना चाहिए, रेशनल, लॉजिकल एंड लिमिटेड। ठीक है, ये जो कमीशन वगैरह के नाम लिखे हुए हैं आपके लिए कुछ खास नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना, क्योंकि ये रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है। ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ टेम्परेरी लॉ। आप ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकता है, और आर्टिकल 213 में गवर्नर कर सकता है। ऑफ कोर्स हमको इसकी ये जरूर पता है कि इसकी लाइबिलिटीज क्या बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसका ओरिजिनेशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहली बार अगर वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी 1861 के एक्ट में दी गई थी, और इसके बाद में 1935 के एक्ट में भी कैरी ऑन की गई। वहीं से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया है, लेकिन ओरिजिनली इट वाज मेंशन्ड इन। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा इसमें, पहली चीज, जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तभी ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकता है प्रेसिडेंट या गवर्नर रिस्पेक्टिवली। भाई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो गवर्नर। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ्स 6 वीक्स। बस यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, क्योंकि 6 महीने में एक बार पार्लियामेंट मिल लेती है, एक ना एक सेशंस पार्लियामेंट का विद इन 6 मंथ्स होता ही है। तो ये मैक्सिमम टेन्योर क्या है, पार्लियामेंट के समन होने के बाद में 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो पार्लियामेंट पास करती है या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है तो वो ऑर्डिनेंस क्या बन जाता है, कोई एक्ट या लॉ। अदरवाइज डीसी वाधवा केस में ये बोला गया 1987 में, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में बोला गया कि अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास नहीं करेगी तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो डीसी वाधवा केस भी यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है। आरसी कूपर भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब समरी में आपको अभी ट्रिपल तलाक, मेडिकल काउंसिल बिल, बहुत तरह की चीजें जो ऑर्डिनेंस से पास हो रही है। अभी ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा दिया गया, वो भी ऑर्डिनेंस से काम चल रहा है। तो ऑर्डिनेंस एक बहुत पावरफुल टूल की तरह सामने आ रहा है। इसमें 2-3 केस आप मेंशन कर लीजिए, एटलीस्ट 2 केस मेंशन करिए। एक आरसी कूपर केस 1970, आरसी कूपर केस 1970 which provides for the judicial review of the ordinances, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर नहीं है। एंड डीसी वाधवा केस, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 which says that repromulgation, ऊपर मैंने 6 वीक्स वाला तो बताया ऐसे ही, repromulgation of ordinance, इसको फ्रॉड बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये बिहार के केस में हुआ था, बिहार में लगातार ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाके सरकार चलाई जा रही थी अपना काम, लेकिन डीसी वाधवा केस में ये बोला गया कि ये रिप्रोमलगेशन जो है ये एक तरह का फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो यू कैन नॉट रिप्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द
state legislature or the parliament. लास्ट में हमारे पास में आता है इलेक्टोरल फ्रीबीज. इलेक्टोरल फ्रीबीज क्या है? वोट के बदले में जो आपको साइकिल, लैपटॉप और फ्री इलेक्ट्रिसिटी गिफ्ट करने के वादे हैं, या इसके एवज में जो आपसे वोट मांगे जा रहे हैं, वो इलेक्टोरल फ्रीबीज की कैटेगरी में कुछ लोग खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या इससे कहीं वोट बैंक जो है वो सफर तो नहीं कर रहा है? कहीं ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक नया टर्न तो नहीं है कि इलेक्टोरल फ्रीबीज के नाम पे आपने वोट ले लिया और पैसा फंड कर रही है गवर्नमेंट? ठीक है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022 के एक बुलेटिन में बोलता है फ्रीबीज क्या है? एक पब्लिक वेलफेयर मेजर है दैट इज अप्रूव्ड फॉर फ्री ऑफ चार्ज में जो आपको मिल जाए. अब ये फ्रीबीज की डेफिनेशन है, इलेक्टोरल फ्रीबीज की नहीं. जो आपको फ्री में मिल जाए और पब्लिक वेलफेयर में बांटा जा रहा हो, वो क्या है? फ्रीबीज. अब फ्रीबीज और वेलफेयर मेजर के बीच का फर्क क्या है? वेलफेयर तो खैर हमको पता ही है, लेकिन फ्रीबीज क्या है? इट इज अ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मेरिट गुड्स. नॉन मेरिट गुड्स मतलब सबको मिलेगा, मेरिटोक्रेसी नहीं है, आप एलिजिबल हो और मैं एलिजिबल नहीं हूं. दैट नॉन एलिजिबल, नॉन मेरिट गुड्स कैन ड्रेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल. एक बात फ्रीबीज के केस में जानने की जरूरत है, इसका पूरा जो फंडिंग है वो हमारी गवर्नमेंट ही करती है और वो टैक्स के पैसों से ही होता है. तो इलेक्टोरल फ्रीबीज जी, आप टैक्स दे रहे हो, उसी का ही तो पैसा है सरकार के पास में, और कहां से आ रहा है पैसा? तो आप जो पैसा दे रहे हो फ्रीबीज जिसके एवज में बांटी जा रही है, अगर वो इलेक्शन में वोट मांगने के काम आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को, वोटिंग बिहेवियर को खराब कर रहा है. ठीक है. नाउ दे अंडरमाइन द क्रेडिट कल्चर, डिस्टॉर्ट द प्राइसिंग थ्रू क्रॉस सब्सिडाइजेशन. क्योंकि एक चीज को सब्सिडाइज करते हो तो दूसरी जगह से आप उसका पैसा वसूल लेते हो. इट रिड्यूसेस द इंसेंटिव्स फॉर वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, क्योंकि फ्री में मिल जाएगा. अब नरेगा क्या फ्री भी है? अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड रहे आप, मिनिमम गारंटी आपको कितने दिन की मिलती है? 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर सरकार वो नहीं दे पाई तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं. अब क्या उसको आप फ्रीबीज में काउंट करोगे? क्या नरेगा की वजह से प्रिवेलिंग वर्क वेजेस जो है या वेज रेट है, क्या वो बढ़ नहीं गई? तो फ्रीबीज की कहानी इतनी सी है कि आपको अभी तक इसमें एज सच कुछ लॉ या इस तरह से कुछ प्रिवेल नहीं हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रीबीज के बारे में ये पढ़ के जानना पड़ेगा कि वेलफेयर, अगर टू व्हीलर्स का या लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या ये फ्रीबी है या हमारे सामने ये वेलफेयर है? क्योंकि वेलफेयर किस में होता है? या तो हम हेल्थ केयर की बात करें, अरे रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी चीज है. एजुकेशन में, सोशल प्रोटेक्शन में, या हेल्थ में. अगर इस इन जगह पे कुछ हो रहा है तो हमको लगता है कि ये बेसिक नेसेसिटीज जो है हमारी, वो पूरा कर रहा है. लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, दिल्ली को एग्जांपल में लो, या बात कर रहे हैं कि हम कोई भी लोन को या फार्म लोन को या किसी भी यूटिलिटी बिल्स को हमने वेव ऑफ कर दिया, अब ये क्या है? फ्री भी. ये वेलफेयर नहीं है, ये प्लान नहीं होता, आपने बस इसको छोड़ दिया, जाने दिया. ठीक है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या स्टेट एजुकेशन को और हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या है? वेलफेयर है. ये प्लान्ड है, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है. लेकिन ये यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा जा रहा है. ठीक है. तो फ्रीबीज की कहानी बड़ी छोटी सी है, इसमें एज सच कुछ नहीं है, लेकिन फ्रीबीज काफी न्यूज में था, इसलिए हमने एक बार देख लिया. नेक्स्ट टॉपिक्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे. That's all for today. Thank you.